हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस किया था थ्योरी क्लास रिलेटेड टू डाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ देखिए। क्योंकि आज हमें जो क्लास स्टार्ट करनी है रिलेटेड टू लास्ट क्लास होगी, लेकिन आज जो हमें डिस्कस करना है वो क्वेश्चन सीरीज होगी और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो रिलेटेड होंगे लास्ट एग्जाम से। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा मिल्क कन्वर्ट इनटू कोगुलेटेड मिल्क और कर्ड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। क्वेश्चन पूछा हुआ है दूध को मिल्क की फॉर्म में या दूध को दही की फॉर्म में या कोगुलेटेड मिल्क की फॉर्म में ट्रांसफर करने के लिए कौन सा एंजाइम हेल्पफुल होता है। अगर हम बात करें विद इन ह्यूमन बॉडी की, तो मैं आपको ये थोड़ा सा रिलेट कराऊंगी बच्चे से कि जैसे ही छोटा बच्चा मिल्क फीड करता है तो कुछ टाइम बाद अगर उसकी बॉडी के अंदर एक्सेस मिल्क चला जाता है तो उसे एक्सेल कर देता है। एक्सेल करता है तो एक्सेल किसकी फॉर्म में करता है? कोगुलेटेड फॉर्म में करता है। ये कोगुलेशन कैसे होता है? जैसे ही मिल्क उसकी बॉडी के अंदर पहुंचा तो दो एंजाइम एक्टिव होते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट एंजाइम होता है जी रेनिन और सेकेंड एंजाइम होता है पेप्सिन। ये दोनों की दोनों एंजाइम स्टोमक के अंदर जाते ही किसी भी पार्टिकल को, फूड हो या मिल्क हो, एक्टिव हो जाते हैं। और मिल्क के अंदर क्या होता है, वो मिल्क जो लिक्विड की फॉर्म में अंदर गया है वो कोगुलेटेड फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। किसकी सहायता से? रेनिन की सहायता से। जबकि पेप्सिन जो होता है ये भी स्टोमक में ही सीक्रेट होता है, इसका काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन करना। सेकेंड अगर हम बात करें अमाइलेज प्रेजेंट होता है विद इन द सैलिवरी ग्लैंड और ये जो डाइजेस्ट करता है किसको? कार्बोहाइड्रेट को ये डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है जी? कार्बोहाइड्रेट को। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, जबकि लाइपेज की बात करें तो लाइपेज डाइजेस्ट करता है फैट को। रेनिन से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि रेनिन और पेप्सिन दोनों कहाँ से सीक्रेट होते हैं? थ्रू आउट द स्टोमक। स्टोमक के अंदर से कौन सा जूस सीक्रेट होता है? तो जूस की बात करी जाए तो जूस सीक्रेट होता है जी गैस्ट्रिक जूस। कौन सा? गैस्ट्रिक जूस यहाँ से सीक्रेट होता है स्टोमक की वॉल से, तो इसका आंसर होगा रेनिन। सेकेंड अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन पूछा हुआ है राउंड वर्म इन अ ह्यूमन पैरासाइट आर फाउंड इन। कहा गया है कि राउंड वर्म यानी कि गोलकृमि नामक परजीवी मानव की आहार नाल के किस भाग में पाया जाता है? राउंड वर्म जो है ये रिलेटेड होता है एस्केरिस से, एस्केरिस की फैमिली से रिलेटेड होता है। और ये एस्केरिस जो है एस्केरिस की तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। एस्केरिस ह्यूमन की आहार नाल के किस भाग में पाया जाता है? ये एक्चुअल में पाया जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। किसके अंदर? इंटेस्टाइन के अंदर। अगर हम बात करें इंटेस्टाइन की तो ह्यूमन इंटेस्टाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकेंड इज लार्ज इंटेस्टाइन। इसके जो इफेक्ट की अगर हम बात करें तो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन मोर इफेक्टेड होता है कंपेरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन के। लिसन, स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया भी है, ये जो स्ट्रक्चर है वो लार्ज इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर है, दिस वन। ये आगे एक्सटेंडेड फॉर्म है। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। ये करते क्या है, जैसे ही हमारा फूड डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्प्शन की फॉर्म में आता है तो फूड को एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। ये क्या करते हैं, उस डाइजेस्ट फूड को सक कर लेते हैं, जिससे हमारा फूड जो बॉडी को यूटिलाइज करना था, हमें जिससे एनर्जी मिलनी थी वो एनर्जी हमें नहीं मिल पाती है। वो एनर्जी कहाँ चली जाती है? हमारे कॉकरोच यानी कि राउंड वर्म के पास चली जाती है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है आपका, 2 रिचेस्ट नोन सोर्स ऑफ ईडेबल प्रोटीन। प्रोटीन किसमें अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है? जिसका फर्स्ट ऑप्शन है मीट एंड एग, सेकंड मिल्क एंड वेजिटेबल, थर्ड इज सोयाबीन एंड ग्राउंडनट, फोर्थ इज सम टाइप ऑफ एल्गी एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ एक वर्ड यूज किया है एल्गी। एल्गी यानी कि काई। अगर हम नॉर्मल बात करें, हमारी सराउंडिंग के अंदर नॉर्मल जो काई पाई जाती है, ग्रीन काई प्रेजेंट होती है। नेचुरल काई जो होती है 3 कलर्स में पाई जाती है। फर्स्ट इज ब्राउन, सेकेंड इज रेड एंड थर्ड इज
ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी हमारे एटमॉस्फेयर में अबंडेंट फॉर्म में मिलती है। यहाँ बात कर रहे हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन सर्वाधिक किसमें होगी? हालांकि मीट के अंदर भी प्रोटीन होती है, एग्स के अंदर भी प्रोटीन होती है, मिल्क के अंदर भी प्रोटीन होती है, सोयाबीन और ग्राउंडनट में भी प्रोटीन होती है, लेकिन यहाँ बात करिए रिचेस्ट हाईएस्ट मात्रा में किस में पाई जाएगी? तो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था दालों में, या फिर हम कह सकते हैं जो खाने योग्य चीज़ों में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होती है वो होती है सोयाबीन की दाल के अंदर। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेट 42 to 46% ऑफ प्रोटीन आर प्रेजेंट विद इन द सोयाबीन। सोयाबीन के अंदर भी है और ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली के अंदर भी प्रोटीन का अमाउंट अच्छा खासा होता है। फोर्थ क्वेश्चन इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज एसोसिएट विद। अपेंडिक्स की थैली को जोड़ने वाला भाग कौन सा होता है? अगर हम बात करें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की तो ये एक हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि अविशेषी अंग वे अंग होते हैं जो मानव की बॉडी के अंदर प्रेजेंट तो हैं लेकिन इसका कोई फंक्शन नहीं होता। एक्चुअल में ये जो फंक्शन इसका था, ये इसका काम क्या था? जब हम लोग पेड़ पौधे या उससे रिलेटेड पार्ट्स को डायरेक्ट इनटेक करते थे, उन्हें पका के नहीं खाते थे, उस टाइम पर सेलुलोज का डाइजेशन कंपलसरी था हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि वहां से हमें सेलुलोज ज़्यादा मिलता है। प्लांट्स के अंदर सर्वाधिक मात्रा में सेलुलोज उपस्थित होता है। उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल थी हमारी अपेंडिक्स। लेकिन आज की डेट में हमारी अपेंडिक्स से कोई भी सिक्रीशन नहीं होता, तो ये कौन सा है? वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह फंक्शन करता है। तो यही पूछा हुआ है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन किस पार्ट से अटैच होता है? ऑप्शन है फर्स्ट इज इलियम, सेकंड इज कॉलन, थर्ड इज सीकम, फोर्थ इज रेक्टम। जो आपका अपेंडिक्स होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होता है। अब आपको ये तो पता चल गया कि लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होता है, लेकिन इसमें सब पार्ट दिए हुए हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है इलियम, इट इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। किसका पार्ट है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। जबकि कॉलम, सीकम और रेक्टम ये सारे के सारे पार्ट किसके होते हैं जी? लार्ज इंटेस्टाइन के। ये तीनों की तीनों पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच है, और लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से वाले पार्ट से अटैच है तो हम स्ट्रक्चर में देखते हैं। दिस वन इज अ लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारा पूरा की पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है, जो आगे अटैच होता है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों का जो जंक्शन होता है, अटैच पॉइंट होता है, उसे नाम दिया जाता है सीकम। क्या कहा जाता है? सीकम। और हमारे सीकम से ही अटैच होता है अपेंडिक्स। ये रहा दिस वन, स्ट्रक्चर में क्लियरली दिखाया हुआ है। जो अपेंडिक्स है वो अटैच होता है सीकम से, और सीकम किसका पार्ट है? विच इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो अपेंडिक्स किससे जुड़ा हुआ होता है? सीकम से ही अटैच होता है। थोड़ा यहाँ ध्यान दे लेना कि इलियम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का, जबकि सीकम, कॉलन और रेक्टम तीनों की तीनों पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। नेक्स्ट इज एंजाइम दैट आर प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ मैन। मानव की सलाइवा यानी कि लार के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? जिसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट इज पेप्सिन, सेकंड इज रेनिन, थर्ड इज अमाइलेज, फोर्थ इज ट्रिप्सिन। देखो, अगर हम बात करें सलाइवा की, तो सलाइवा जो होती है यानी कि लार, लार कहाँ से सीक्रेट होती है? ये सीक्रेट होती है हमारी बकल कैविटी की सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड्स 3 टाइप की होती है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फर्स्ट इज पैरोटिड ग्लैंड, जो हमारे ईयर यानी कि कान के आगे वाली साइड में प्रेजेंट होती है। सेकंड इज सबलिंगुअल, टंग के ऊपर होती है। थर्ड इज सब मैंडिबुलरी, जॉ के ऊपर वाले सरफेस पर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ से ये आपका सलाइवा रिलीज होता है। इस सलाइवा के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो होता है जी अमाइलेज। तो आंसर तो हो गया इसका एमाइलेज, लेकिन और ऑप्शन जो दिए हुए हैं पेप्सिन, रेनिन और ट्रिप्सिन, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, आपका पेप्सिन और रेनिन ये दोनों की दोनों कहां से सीक्रेट होते हैं? ये सीक्रेट होते हैं स्टमक से, यानी कि हमारे आमाशय से। जबकि बात करें ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन जो होता है ये सीक्रेट होता है पैंक्रियाटिक जूस के थ्रू। पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास से रिलीज होता है। जबकि डाइजेशन की बात करें तो ये जो हमारा एमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज द साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ टीथ। दांतों के अध्ययन कराने वाली विज्ञान की शाखा कौन सी होती है? शाखा से एक चीज ध्यान रखना कि किसी भी वर्ड के पीछे लॉजी वर्ड आ जाए। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है ओडेंटोलॉजी, ओरेंथोलॉजी, फाइनोलॉजी एंड
कॉस्मोलॉजी। इन सारे वर्ड्स के पीछे लॉजी वर्ड यूज हुआ है। तो लॉजी का मतलब है कि ये किसी न किसी की स्टडी से रिलेटेड होंगे। अब किस चीज़ की स्टडी से लेकर रिलेटेड होंगे, तो हम दांतों को नॉर्मली बोलते हैं टीथ, लेकिन जब दंत फॉर्मूला की बात करें तो दंत फॉर्मूला को कहा जाता है डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला उसी वर्ड से थोड़ा रिलेट कर रहा है आपका ओडेंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन होगा ओडेंटोलॉजी। जबकि बात करें ऑरेंथोलॉजी, तो ऑरेंथोलॉजी हमें स्टडी कराता है किसकी, वर्ड्स के बारे में स्टडी करता है। जितने भी पक्षी हैं, पक्षी विज्ञान को इंग्लिश में नाम दिया जाता है ऑरेंथोलॉजी। बात करें कॉस्मोलॉजी की, तो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, पूरे यूनिवर्स का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट इज राइप ग्रेप्स कंटेन, पके हुए अंगूरों में क्या प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ये सारे के सारे टाइप होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। एक्चुअल में होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट को हम डिफरेंट फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी सबसे सिंपलेस्ट, यानी कि मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जो सबसे सिंपलेस्ट शुगर होती है। सेकंड फॉर्म डाइसेक्राइड, नेक्स्ट फॉर्म पॉलीसेक्राइड। मोनो, डाई एंड पॉलीसेक्राइड तीनों की तीनों फॉर्म होती हैं कार्बोहाइड्रेट की, जिसमें मोनो सिंपलेस्ट शुगर होती है, डाई थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई, यानी कि सिंपलेस्ट के दो अणु मिलकर इसका फॉर्मेशन करते हैं, और पॉलीसेक्राइड एक चेन लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज चारों की चारों कार्बोहाइड्रेट के टाइप होते हैं, जिसमें से फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज ये तीनों होते हैं मोनोसेकेराइड। कौन से सेकेराइड्स हैं जी, मोनोसेकेराइड्स के ये टाइप होते हैं। जबकि हम बात करें सुक्रोज की, यानी कि चीनी की, शुगर की, तो ये क्या होती है, डाइसेकेराइड की फॉर्म होती है। यानी कि मोनोसेकेराइड की दो यूनिट मिलकर डाइसेकेराइड का फॉर्मेशन करती है, जो कि नेचुरल नहीं है। लेकिन अब यहाँ बात करी जा रही है राइप ग्रेप्स की, पके हुए अंगूर की, जिसमें नेचुरली दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, फ्रक्टोज भी होता है और जो आपका ग्लूकोज भी होता है। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है वो होता है फ्रक्टोज। किसी भी फ्रूट्स की अगर हम बात करें, जितने भी फ्रूट्स हैं पके हुए हों, तो उन फ्रूट्स के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो क्या होती है, फ्रक्टोज होती है। तो आगे से ध्यान रखना, एफ से फ्रूट, एफ से फ्रक्टोज। फ्रक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है फ्रूट्स के अंतर्गत। Which one of the following is the most important for the growth of children up to the age of 14? 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को डाइट में कौन से पोषक तत्व लेने चाहिए। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है प्रोटीन, विटामिन, फैट एंड मिल्क। आप सोच रहे होंगे मिल्क, नहीं जी, ये क्या होता है, ये हमारा कंपाउंड न्यूट्रिशन तो है, इसके अंदर सब कुछ तो प्रेजेंट होता है, लेकिन जो 14 इयर्स तक का टाइम पीरियड होता है, यहाँ पर बच्चों की डेवलपमेंट टाइम कंप्लीट हो जाता है, यानी कि उनकी मेंटली या फिजिकली जितनी भी ग्रोथ होनी होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ के लिए, यानी कि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को रिपेयर करने के लिए हेल्पफुल जो आपका पोषक पदार्थ होता है वो होता है प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है नई सेल, नए टिश्यू के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। आपने देखा भी होगा, अगर हमें अपनी बॉडी बनानी है, यानी कि हम कह सकते हैं जिम कर रहे होते हैं, उस टाइम पे मसल्स का फॉर्मेशन करना होता है, तो हम प्रोटीन के डब्बे इनटेक करते हैं या प्रोटीन के डब्बे खाते हैं। वो जो प्रोटीन के डब्बे होते हैं उनमें एक्सेस मात्रा में प्रोटीन यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करती है। क्वेश्चन पूछा भी गया है, किस न्यूट्रिएंट को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी कहा जाता है, तो आंसर आएगा आपका प्रोटीन, क्योंकि यहां तक हमारी बॉडी का डेवलपिंग फेज कंप्लीट हो चुका होता है। जबकि बात करें विटामिन की, तो विटामिन से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती, ये केवल हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट द डिजीज, कई सारी बीमारियों से लड़ने में हेल्पफुल है। हम देखेंगे कि विटामिन स्पेशली ए की कमी से रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी होता है, तो स्पेशली विटामिन की कमी से एक स्पेशल रोग होता है। नेक्स्ट इज द डिजीज इन विच शुगर लेवल ऑफ ब्लड इंक्रीज इज नोन एज। क्या हो रहा है जी, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज हो रहा है। यही आपको पता होना चाहिए कि हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है। अगर नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल की बात करें तो 100 से 120 या फिर हम बात करें 150
100 से 150 तक जो ब्लड शुगर होता है वो नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर इससे लोअर चला जाए तो उस कंडीशन को नाम दिया जाता है हाइपोग्लाइकोडिज्म। हाइपोग्लाइकोडिज्म। और इससे इंक्रीजिंग जो लेवल होगा 150 से ऊपर जाएगा तो उस कंडीशन को नाम दिया जाता है हाइपरग्लाइकोडिज्म। क्या कहा जाता है? हाइपरग्लाइकोडिज्म के नाम से उसे जाना जाता है। ग्लाइकोडिज्म मतलब ग्लूकोज का लेवल। ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो उस बीमारी को कहा जाएगा हाइपोग्लाइकोडिज्म। ठीक है जी। साथ के साथ ये जो ब्लड शुगर है वो किसके द्वारा, कौन से हार्मोन के द्वारा इफेक्ट की जाती है? तो ये इफेक्ट करता है हमारा इंसुलिन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन नामक हार्मोन इसे इफेक्ट करता है, रिलीज होता है थ्रू आउट द पैंक्रियाटिक जूस। अब इस बीमारी को क्या कहेंगे जिसमें ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है? इस बीमारी को नाम दिया जाता है डायबिटीज मेलिटस। क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलिटस। जबकि जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है डायबिटीज इंसिपिडस, इसे क्या कहा जाता है? जब हमारा ब्लड शुगर लेवल डाउन जाए यानी कि हाइपोग्लाइकोडिज्म वाली कंडीशन आए तो वो आपका आंसर जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सीक्रेट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जिसमें से कोई भी पाचक एंजाइम सीक्रेट नहीं होता। ऑप्शन है फर्स्ट इज लिवर, सेकंड इज सलाइवरी ग्लैंड, थर्ड इज ग्लैंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फोर्थ इज पैंक्रियाज। लास्ट हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था कि लिवर से सीक्रेट होता है बाइल जूस। क्या सीक्रेट होता है जी? बाइल जूस। सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है सलाइवा। पैंक्रियाज से सीक्रेट होता है पैंक्रियाटिक जूस। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है। इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है और इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर नंबर ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा फर्स्ट आंसर यहां से ये तो कट हो गया कि इसके अंदर तो नंबर ऑफ एंजाइम है। सलाइवा भी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है कि ये डाइजेशन कर रहा है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। एंजाइम होता है एमाइलेज। दो ऑप्शन बचे हमारे पास, पैंक्रियाज और आपका लिवर। इसमें आंसर जाएगा लिवर को। क्यों? क्योंकि लिवर और पैंक्रियाज दोनों से सीक्रेशन तो होता है, लेकिन जब जैसे ही इनका सीक्रेशन विद इन द ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर पहुंचता है तो एंजाइम होते हैं ओनली ऑन पैंक्रियास यानी से निकले हुए पैंक्रियाटिक जूस के अंदर। जबकि जो ये बाइल जूस है डाइजेशन में तो हेल्पफुल है उसकी, क्योंकि पीएच वैल्यू को ये मेंटेन करता है, लेकिन इसके अंदर से कोई भी एंजाइम सीक्रेट नहीं होता। तो आंसर होगा लिवर। यहीं से मैं आपको बता देती हूँ जो लिवर होता है, लिवर की स्टडी को, जैसे हमने अभी लॉजी वाले वर्ड डिस्कस किए थे, तो लिवर की स्टडी को नाम दिया जाता है हिपैटोलॉजी। कहीं भी हिपैटिक वर्ड आ जाए तो वो रिलेटेड होगा किससे? लिवर से। लिवर की स्टडी को नाम दिया जाता है हिपैटोलॉजी। और यह लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लिवर, जिसका वेट होता है अप्रोक्सीमेट 1.5 ग्राम यानी कि 1.5 किलो के समथिंग। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लिवर होती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर। सबसे मीठी शुगर या सबसे मीठी शर्करा या सबसे मीठी कार्बोहाइड्रेट कौन सी होती है? ऑप्शन है सुक्रोज यानी कि चीनी, सेकेंड इज ग्लूकोज, थर्ड इज फ्रक्टोज एंड फोर्थ इज माल्टोज। आपने देखा होगा शुगर जो है, चीनी है, बहुत मीठी होती है लेकिन नेचुरली नहीं है। यहां बात की जाती है नेचुरल चीजों की, तो नेचुरली जो मिठास होती है, मिल्क के अंदर एक मिठास होती है वो नेचुरल मिठास होती है। फ्रूट्स के अंदर जो मिठास होती है वो नेचुरल मिठास होती है। मिल्क ज्यादा मीठा होता है, फ्रूट्स ज्यादा मीठे होते हैं। तो यहाँ जो आंसर जाएगा वो जाएगा फ्रक्टोज को। जो फ्रूट्स की शुगर होती है, फ्रूट्स के अंदर जो मिठास होती है नेचुरली ज्यादा पाई जाती है। और अभी बताया था कि फलों के अंदर कौन सी शुगर होती है? दिस वन इज फ्रक्टोज। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ टंग बियर्स सेल्स ऑफ द श्योर टेस्ट। या श्योर का मतलब होता है जी नमकीन से, यानी कि हम ये पूछा गया है एक तरीके से, नमकीन तो आपका साल्टी हो गया, खट्टापन एक तरीके से, कि कोई भी चीज़ जो खट्टी है उसका टेस्ट हमें टंग के किस भाग से पता चलता है। ऑप्शन दिया हुआ है फ्रंट पार्ट आगे वाला पार्ट, बैक पार्ट पीछे वाला, साइड
और आपका मिडिल पार्ट। मैंने आपको यहाँ स्ट्रक्चरली भी बताने की कोशिश की है। जो ये वाला पार्ट होगा आगे वाला पार्ट, ये हो गया फ्रंट पार्ट। साइड वाला पार्ट ये हो गया आपका साइड, बैक पीछे वाला, जहां से हम चीज़ों को निगलते हैं। मिडिल पार्ट जो बीच में आपका टंग वाला एरिया है। अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग पार्ट अलग चीज़ों को टेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। नॉर्मली आपने देखा भी होगा, कोई भी चीज़ आप खट्टी चीज़ खा लेते हो तो आपने अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस देखे होंगे। होता क्या है, आपकी जो टंग होती है वो आवाज़ करती है लाइक दिस। तो ये साउंड कहाँ से आती है? साइड से आती है। खट्टापन जब आपको लगता है, अचार वगैरह खाओ तो आपके मुंह से अपने आप आवाज़ निकलती है। तो आपका साइड वाला जो ये वाला पार्ट होता है ये एक्टिव होता है। यही आपको बता देती हूँ, जो सबसे आगे वाला फ्रंट वाला पार्ट होता है दिस वन, यहाँ से पता चलता है हमें स्वीटनेस का, यानी कि स्वीट ग्लैंड टंग की कहाँ प्रेजेंट होती है? फ्रंट पार्ट पर। बैक पर प्रेजेंट होता है बिटर टेस्ट, यानी कि कड़वापन। जो भी कड़वा भोजन होता है, ये कड़वी चीज़ हम खा लेते हैं तो एक्चुअली आपने देखा भी होगा, जैसे ही आप मुंह में चीज़ लो तो वो कड़वी नहीं लगती, लेकिन निगलने वाले होते हो तो उसमें कड़वापन का टेस्ट आता है। ना तो वो निगली जाती है ना वो अंदर ही ली जाती। साइड से आपका हो गया श्योर टेस्ट, और मिडिल पार्ट में दिस वन, यहां से भी आपको स्वीटनेस का पता चलता है। नेक्स्ट इज इन बोन एंड टीथ विच केमिकल सब्सटेंस इज फाउंड। ऑप्शन है, फर्स्ट इज केमिकल फॉस्फेट, केमिकल फ्लोराइड्स, केमिकल सल्फेट एंड कैल्शियम। चारों ऑप्शन है कैल्शियम से रिलेटेड। आपको पता भी होगा, हमारी हड्डी और दांतों को मजबूती प्रदान करने में जो हेल्पफुल केमिकल होता है उसे नाम दिया जाता है कैल्शियम। जैसे कि कहा जाता है कि दूध लिया करो, डेली आपको डाइट में दूध इंक्लूड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिल्क के अंदर, दूध के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। हमारे दूध और दांतों को दोनों को मॉडिफाई करने के लिए, मजबूत करने के लिए कैल्शियम उपस्थित होता है। लेकिन कैल्शियम के साथ साथ एक और चीज होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट। यानी कि कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों मिलकर हमारी बोन्स यानी कि हड्डियों को और दांतों को मजबूती प्रदान करने में हेल्पफुल होते हैं। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट। साथ ही साथ विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत करती है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी की प्रेजेंस के कारण हमारा जो भी फूड होता है उससे कैल्शियम को एब्जॉर्ब किया जाता है, और कैल्शियम जब एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वो कहाँ जाएगी? हड्डियों और दांतों के पास जाके अटैच होगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैवी मेटल लीड्स टू द लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस एक डिजीज होती है। इसके अंदर होता है क्या है, जो लिवर है, लिवर की सेल्स के अंदर स्वेलअप होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो सेल होती हैं वो उसके अंदर स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। उस डिजीज को नाम दिया जाता है लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस नामक रोग किस धातु की अधिकता के कारण होता है? ऑप्शन है, फर्स्ट इज कॉपर, सेकेंड इज लेड, मरकरी एंड जिंक, फोर्थ इज जिंक। इसका आंसर जाएगा तांबा यानी कि कॉपर। कॉपर यानी कि तांबे की अधिकता के कारण, कॉपर यानी कि तांबे की अधिकता के कारण जो रोग होता है उसे नाम दिया जाता है लिवर सिरोसिस। हालांकि इसके साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि लिवर जो एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर रीजनरेशन पावर यानी कि हम कह सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर सर्वाधिक मात्रा में होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि मानव के शरीर में किस ऑर्गन की सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन पावर होती है, रीजनरेशन पावर होती है, तो आंसर जाएगा लिवर। इसके अंदर जितनी भी जल्दी रप्चरनेस होती है, जिस कोई भी टूट फूट होती है उतनी ही जल्दी अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। और अगर हम बात करें लीस्ट की, सबसे कम किसके अंदर होती है, तो आंसर जाएगा ब्रेन। ब्रेन की जो रीजनरेशन पावर होती है वो सबसे कम होती है, लिवर की सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज सीरियल्स आर रिच इन सोर्स ऑफ, यानी कि पके हुए अनाजों में, जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, इन सभी में प्रचुर मात्रा में कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, कौन सा पोषक पदार्थ प्रेजेंट होता है? तो ऑप्शन है आपके पास स्टार्च, फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड माल्टोज। दीज फोर आर द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज भी मोनोसेक्राइड है, माल्टोज डाइसेक्राइड है, और स्टार्च आपका पॉलीसेक्राइड, यानी कि एक चेन बनती है सिंगल मॉलिक्यूल्स की। और ये फ्रक्टोज ही है जो हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के अंदर
क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। हमारी टंग जो डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होती है, टंग के ऊपर जो सलाइवा होता है उसे डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होती है, वो डाइजेस्ट करती है किसको, स्टार्च को। और ये स्टार्च ही मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है जितने भी आपके अनाज हैं, चाहे वो मक्का है, चाहे आपका वो बाजरा है, गेहूं है या चावल है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में स्टार्च प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। एंडोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। ग्लैंड यानी कि ग्रंथि दो प्रकार की होती हैं, फर्स्ट इज एंडोक्राइन, सेकेंड इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी, इनका सिक्रीशन जो ब्लड के अंदर जाएगा, जिनका सिक्रीशन ब्लड के अंदर जाता है उन्हें नाम दिया जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। जिनका सिक्रीशन ब्लड के अंदर ना जाके पर्टिकुलर प्लेस पर जाएगा उन्हें नाम दिया जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये चार आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है, इनमें सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम पूछा गया है। ऑप्शन है थायराइड, सेकंड इज पैराथायराइड, थर्ड इज एड्रिनल, फोर्थ इज पिट्यूटरी। फर्स्टली इसकी पोजीशन आपको थोड़ी जान लेनी चाहिए कि ये कहाँ सिचुएटेड होती है। तो देखो जी, अगर हम बात करें, ऑप्शन है आपका थायराइड, दिस वन, गले में प्रेजेंट होती है। हमारा जो गले वाला रीजन होता है वहां सिचुएटेड होती है आपकी थायराइड ग्लैंड। इसके जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है पैराथायराइड, थायराइड के पीछे पैराथायराइड प्रेजेंट होती है। और ये पैराथायराइड है, ये 4 लोब लाइक स्ट्रक्चर होती है, 4 लोब होते हैं इस टाइप से, 4 लोब होते हैं, इनमें ये प्रेजेंट होती है कौन सी, पैराथायराइड। थर्ड हम बात करें एड्रिनल ग्लैंड की, तो एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है हमारी किडनी के ऊपर, दिस वन, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, किडनी के ऊपर कैप उड़ा रखी हो इस टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है जिसे नाम दिया जाता है एड्रिनल ग्लैंड। इससे सिक्रीशन होता है एड्रिनलिन हार्मोन का। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो सिचुएटेड होती है विद इन द ह्यूमन ब्रेन, मानव के मस्तिष्क के अंदर ये प्रेजेंट होती है। और ये जो पिट्यूटरी है सबसे छोटी स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन की बॉडी के अंदर। अभी मैंने बताया था लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी का, लेकिन लिवर यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से मैं बात करनी कि सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, तो पिट्यूटरी तो सबसे छोटी ग्लैंड होगी मानव के शरीर की। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड होती है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो किससे कंट्रोल किए जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल किए जाते हैं। इसलिए इसे नाम दिया जाता है मास्टर ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। साइज की बात करें तो ओनली ऑन इसका वेट होता है 0.5 से लेकर 0.6 ग्राम के समथिंग में। और ये ब्रेन के अंदर डायनसिफेलॉन के हाइपोथैलेमस वाले भाग में प्रेजेंट होती है। हमारा जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर एक हड्डी होती है, ये यहाँ दिखाई दे रहा है, इस हड्डी के अंदर जिसका नाम होता है स्फेनोइड बोन, स्फेनोइड बोन के अंदर ये सिचुएटेड होती है। और इसका आकार की बात करें ना, एकदम बिल्कुल छोटा सा, जैसे मटर का दाना होता है ना, मटर के दाने के आकार का इसका साइज होता है। अब हम 3 में डिस्कस कर लेते हैं कि लार्जेस्ट कौन सी है। तो इन तीनों में जो लार्जेस्ट की बात करेंगे, आपको यहीं से दिखाई दे रहा है जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो होती है आपकी थायराइड ग्लैंड। इन चारों में से थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी होती है। लेकिन इन चारों को छोड़कर पूछा जाए कि बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, तो आंसर आएगा लिवर। अगर पूछा जाए बॉडी की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, तो आंसर आएगा आपका पैंक्रियास। ग्लैंड है यही क्लियर कर लेना, ग्लैंड से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर हो गई, यानी कि यकृत हो गई। 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया, एक हो गया एंडोक्राइन, दूसरी होगी एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन का सिक्रीशन ब्लड के अंदर जाएगा, एक्सोक्राइन का सिक्रीशन ब्लड के अंदर नहीं जाएगा। जबकि हमारी जो पैंक्रियाज होती है ये मिक्स ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड है, ये मिक्स ग्लैंड है। इसका सिक्रीशन ब्लड के अंदर भी जाता है और ये एक तरीके से एंजाइम के लिए भी फंक्शन करेगी, वो हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ से सीक्रेट होता है इंसुलिन, जो एक हार्मोन है, और वो हार्मोन कहाँ जाता है, ब्लड के अंदर जाता है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिवर ऑयल ऑफ फिश इज रिच इन। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। लिसन, ये जो लिवर ऑयल होता है,
लिवर ऑयल की तरह का एक और ऑयल होता है जिसे नाम दिया जाता है कॉड लिवर ऑयल या कॉड ऑयल के नाम से इसे जाना जाता है। एक्चुअल में जो लिवर ऑयल होते हैं, लिवर ऑयल के अंदर दोनों विटामिन पाई जाती हैं। विटामिन ए भी इसमें सिचुएटेड होती है, विटामिन डी भी इसमें सिचुएटेड होती है। विटामिन डी का काम होता है, छोटे बच्चों को नॉर्मली हम ये लिवर ऑयल देते हैं, क्यों? जिससे उनकी हड्डियां मजबूत हों। हड्डियां मजबूत होंगी तो क्या होगा, इसमें विटामिन डी मैक्सिमम अमाउंट में होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिलेटेड टू सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 का, यहाँ आंसर जो दिया गया था वो इसका आंसर था विटामिन ए। सीपीओ में, एसएससी में इसका आंसर दिया हुआ है विटामिन ए, बट इसके अंदर विटामिन डी भी प्रेजेंट होती है। तो थोड़ा ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, थोड़ा अपवाद की चीज़ है, लेकिन आपको ज़्यादा माइंड में प्रॉब्लम नहीं रखनी है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दोनों विटामिन इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, डी भी और ए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी? इनमें से किस में से कोई भी एनर्जी प्राप्त नहीं होती है? ऑप्शन फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट। अभी हमने डिस्कस किया था, प्रोटीन हमें एनर्जी देगी, हमारी मसल्स को बिल्डअप करेगी। कार्बोहाइड्रेट को तो कहा ही जाता है मानव शरीर का ईंधन। फ्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है एक एथलीट को एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। हम सडन कोई भी वर्कआउट करते हैं तो कहाँ से एनर्जी मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। फैट भी हमें एनर्जी देने का काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विटामिन की, तो ये विटामिन है, यहाँ से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। विटामिन का केवल और केवल काम होता है हमारी बॉडी की रक्षा करना। इसे एक और नाम दिया जाता है रक्षात्मक प्रोटीन या रक्षात्मक पोषक पदार्थ। किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है जी विटामिन को। ये केवल और केवल डिजीज के अगेंस्ट काम करने में हेल्पफुल होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन होगा। ठीक है जी, विटामिन से हमें कोई भी पोषक या एनर्जी हमें नहीं मिलती है। नेक्स्ट इज विजडम टीथ इज द, ऑप्शन है आपका फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर और फोर्थ मोलर। हमने डिस्कस किया था टीथ की स्ट्रक्चर के बारे में, तो मोलर टीथ का नंबर केवल 3 ही होता है। फर्स्ट मोलर होते हैं बॉडी के अंदर, सेकेंड मोलर होते हैं, थर्ड मोलर होते हैं विद इन द एडल्ट। एडल्ट के अंदर 3 ही मोलर होते हैं, फोर्थ मोलर तो होता ही नहीं है। ना एडल्ट के अंदर होता है ना बच्चों के अंदर होता। यही अगर हम बात करें बच्चों की, तो बेबी के अंदर मोलर टीथ का जो नंबर होता है वो ओनली ऑन 2 होता है। डेंटल फॉर्मूला हल्का सा हम ध्यान कर लें तो बेबी का डेंटल फॉर्मूला होता है 2102। 2 हो गए आपके इंसीजर, 1 हो गया कैनाइन, प्रीमोलर 1 भी नहीं होता है और मोलर का नंबर 2 होता है। तो बेबी के अंदर फॉर्मूला हो गया 2102। लेकिन अगर हम बात करें एडल्ट की, तो एडल्ट के अंदर क्या होता है? एडल्ट के अंदर जो फॉर्मूला होता है 2123। ये हो गया आपका इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 हो गए मोलर। तो नंबर कितना है जी? केवल 3 नंबर होते हैं मोलर का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फोर्थ कोई मोलर होता ही नहीं है। अब इसमें से विजडम टीथ यानी कि अक्कल दाढ़ सबसे लास्ट में जो आती है वो कौन सी होती है? विच इज ऑल्सो अ थर्ड मोलर टीथ। थर्ड मोलर टीथ को अक्कल दाढ़ या विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आज का लास्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा, सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। लार जो है, लार किसके डाइजेशन में हेल्पफुल है? लिसन, लार जो है हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट होती है और बकल कैविटी से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? हमारी बकल कैविटी से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जबकि हम बात करें डाइजेशन खत्म कहाँ होता है, तो ये इंटेस्टाइन के अंदर जाके खत्म होता है। इंटेस्टाइन के भी जो 2 पार्ट हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके ये खत्म हो जाता है, यानी कि लास्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और स्टार्ट होगा आपके बकल कैविटी के अंदर। ठीक है जी। अब यही पूछा हुआ है कि सलाइवा किसके डाइजेशन में हेल्प करती है? ऑप्शन है आपका फैट, स्टार्च, प्रोटीन एंड विटामिन। फैट ये जो है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, तो अभी स्टार्च जो है वो फंक्शन करेगा किसका? सलाइवा का। सलाइवा स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। ये जो स्टार्च होता है ये किसकी फॉर्म में चेंज होता है? ये फॉर्म में चेंज होता है माल्टोज।
जो डाइसेक्राइड की फॉर्म है। स्टार्च ट्राइसेक्राइड की फॉर्म है, माल्टोज डाइसेक्राइड की फॉर्म है, और यही माल्टोज आगे जाके पैंक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स होके फिर चेंज होता है किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। क्योंकि आपको ये भी पता है कि जितना भी ग्लूकोज था वो किससे मिलकर बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स फॉर्म से मिलकर बना हुआ है। जितने भी अमीनो एसिड्स है वो किससे मिलकर बने हुए हैं, प्रोटीन की कॉम्प्लेक्स फॉर्म से मिलकर बने हुए हैं। जितने भी फैटी एसिड थे वो फैट की कॉम्प्लेक्स फॉर्म से मिलकर बने हुए होते हैं। तो आज हम लोगों ने केवल 20 क्वेश्चन डिस्कस करने थे, नेक्स्ट क्लास आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।